नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है वो CUT 2025-26 के जो शेड्यूल है वो अब ख़त्म हो चुका है और अब तैयारी है 2026 के एडमिशन को लेकर। लेकिन उसके पहले CUT को लेकर कई तरह की चर्चाएँ हैं और आप लगातार इस चैनल पर देख ही रहे हैं। EC मेंबर्स की राय, DU के से जुड़े हुए जो है वो शिक्षक संघ की राय और तमाम एक्सपर्ट्स की राय। हमने सोचा कि अब स्टूडेंट्स की राय भी इस पर ली जाए कि वो क्या सोचते हैं। तो आज हम हैं मिरांडा हाउस में और यहाँ स्टूडेंट्स से जानेंगे कि CUT वर्सेस नॉन CUT या क्या हो मोडालिटीज़ ऑफ एडमिशन 2026। और आज का जो ये कार्यक्रम है इसको संचालन करेंगी मोक्षा। ओवर टू मोक्षा। थैंक यू मुनमुन सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो आज हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हैं जो कि हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी के सदस्य भी हैं। ये वो बैच है जिसने CUT के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स को भी देखा है। तो आज हम इन हमारे साथियों से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन जो है हमारे व्यूअर्स को दीजिए। मेरा नाम प्रणाली नायक है और मैं प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अभी परस्यू कर रही हूँ मिरांडा हाउस में। तो थोड़ा सा आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए कि आपने कौन से बोर्ड से जो है पढ़ाई करी है। मैं लखनऊ से मेरी पढ़ाई की पूरी पृष्ठभूमि रही है और वहाँ पर सेठ हमारे जयपुरिया स्कूल गोमती नगर में मैंने ICSE और ISC बोर्ड से पढ़ाई की हुई है। और क्योंकि अब हम जानते हैं जैसा कि हम CUT के बारे में बात कर रहे हैं, तो CUT का जो पूरा सिलेबस है वो NCERT बेस्ड होता है। पूरा CBSE बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो जो सिलेबस अपने बोर्ड्स में पढ़ रहे होते हैं वो वही सिलेबस का फिर जाकर के CUT MCQ फॉर्म में दे रहे होते हैं। हाँ। तो उनके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन हम ISC स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस बहुत अलग है क्लास 12 के CBSE बोर्ड से, हमारे लिए वो एक पूरी नई चीज़ होती है जो हमें पढ़नी पड़ती है। खासकर मैं क्योंकि एक ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड की छात्रा हूँ, तो हिस्ट्री, इतिहास में या पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में मुझे पूरा नया सिलेबस और कोर्स पढ़ना पड़ा है। जो मतलब उसमें फिर मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन एक लेवल पे आके नहीं हो पा रहा है, क्योंकि CBSE स्टूडेंट्स को एक अपर हैंड मिल रहा है, क्योंकि वो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो उसी का एग्जाम दे रहे होते हैं, उसी की परीक्षा दे रहे होते हैं। और वहीं जो स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जो ISC बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो अन्य बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए एक मुश्किल, एक चैलेंज है, ये चुनौती है। तो आगे हम हमारी दूसरी साथी से बात करेंगे। तो आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए। नमस्ते, मैं अदिति जायसवाल फर्स्ट ईयर BA पॉल साइंस ऑनर्स की छात्रा हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग CBSE बोर्ड से की है, जो कि लखनऊ में की है। तो सबसे पहले तो जैसे कि जो मेरे वक्ता कह के जाती हैं कि कैसे जो ICSE है उनको कहीं ना कहीं अपर हैंड नहीं मिल रहा, और ये बात सही भी है। मैंने देखा है कि जो हमारे 12th बोर्ड्स हैं और जो CUT है उसमें कभी कभी सिलेबस इतना ही डिफरेंट हो जाता है कि बच्चे कोप अप नहीं कर पाते। उनको वो 2 महीने की ड्यूरेशन में उनको CBSE बोर्ड के बारे में पढ़ना है, उनको NCERT को भी रेफर करना है, जो वो पहले कर नहीं पा रहे थे। और जितने भी मेरे भी जितने भी साथी रहे, तो हम लोग कहीं ना कहीं 12th बोर्ड को कम वैल्यू करने लगे, और बल्कि हमें उसकी वेटेज बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम 12th बोर्ड की वेटेज बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें और भी ज़्यादा आगे हेल्प करेगा। क्योंकि हम देखते हैं जिन्होंने 12th में बोर्ड्स में बहुत टॉप किया 97-98%, लेकिन वो CUT के एग्जाम में कम मार्क्स आने की वजह से उनको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसलिए हमें 12th बोर्ड को और भी ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए। तो आपने अपने लेवल पे अदिति किन समस्याओं का सामना किया, क्योंकि आप अभी जो है कुछ ही महीने पहले CUT का एग्जाम दे के आ रही हैं? मुझे तो लगा कि सबसे पहले तो कि ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत लोगों के, जितने भी मेरे जानने वाले उनमें बहुत लोगों के मार्क्स बहुत ज़्यादा डिडक्ट हुए हैं। तो उसकी वजह से जो हमें जिन लोगों की एस्पिरेशन थी कुछ स्पेसिफिक कॉलेज की, वो उनको नहीं मिल पा रहे। और उसके बाद अगर हम CUT में भी देखें तो कभी कभी कोर्स के क्वेश्चंस भी अलग हो जाते हैं। जैसे अगर ICSE बोर्ड है वो NCERT को अगर पहली बार रेफर कर रहा है तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि NCERT को भी पढ़ने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। तो आई गेस यही मेजर ड्रॉबैक्स थे। तो अब हमारी तीसरी साथी के पास हम चलते हैं। तो आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताइए। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है, मैं द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और मैं अभी फ़िलहाल BA प्रोग्राम की स्टूडेंट हूँ। और मैंने अपना जो स्कूलिंग है 12th क्लास वो CBSE बोर्ड हरियाणा से की है। तो नेहा, आपको क्या प्रॉब्लम्स नज़र आई जब आप गई, और क्या आपको लग रहा है कि इस समय जो बच्चे आ रहे हैं CUT के, उन्हें क्या समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि जूनियर्स आपसे बातचीत करते होंगे?
जी, दो मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगी है आज के टाइम, जो CUET है उसको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बना दिया गया है, उसका व्यवसायीकरण बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। बेसिकली जब मैं 12th क्लास में थी तो हमने केवल जो NCERT बुक्स हैं वो पढ़ के क्लियर कर लिया था, बट आज के टाइम में क्या किया जा रहा है, CUET को एक ऐसा बड़ा एग्ज़ाम बना दिया गया है जिसको UPSC से कंपेयर किया जा रहा है कि अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करेंगे, अगर आप ये रिसोर्स नहीं यूज़ करेंगे तो आप वो चीज़ क्लियर ही नहीं कर सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरी प्रॉब्लम हमारे साथ ये आई थी कि जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस थी और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा हमने देखी थी। ठीक है। तो नेहा, जैसे आपने कोचिंग की बात करी, तो गवर्नमेंट जो है इस पर एक बड़ी कमेटी बना रही है और वो चिंता में है। तो अगर कोई सुझाव आप उस कमेटी तक या सरकार तक पहुंचाना चाहे कि 2026 में ये एंट्रेंस की जो बात आ रही है CUET वर्सेस क्लास 12, इसे किस तरीके से जो है वो सुलझाए? दीदी, सर्वप्रथम तो हमें ये देखना चाहिए जो विद्यार्थी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं घूमना है। जो उनका बेसिक सिलेबस है, जो NCERT है, वही अंतिम मूल मंत्र है और उसी से हमने क्लियर किया था। तो जो ज़्यादा चीज़ें आपको दी जा रही हैं उनके पीछे ना भागिए और जो रिसोर्सेज है उन्हीं पर आप स्टिक रहिए। रही बात दूसरी कि सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, तो मेरी इस पर ये राय है कि हमें जो 12th के मार्क्स हैं और इसके साथ साथ जो CUET के मार्क्स हैं, उन दोनों को इक्वल वेटेज देते हुए जो फाइनल रिजल्ट है वो बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत सा अभी क्या हो रहा है, बच्चों का CUET जो रिजल्ट है उसमें वो कम मार्क्स ले आते हैं, परंतु उनके जो 12th में बहुत अच्छे मार्क्स रहते हैं, जिनसे क्या होता है उनके जो कॉलेज हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं। दूसरा है कोर्स सेक्रीफाइस होते हैं। केवल एक अच्छे कॉलेज में आने के लिए वो किसी भी ऐसे कोर्स को ले लेते हैं जिसमें वो करना ही नहीं चाह रहे हैं अपना स्नातक। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि जो 12th के मार्क्स हैं एज वेल एज जो CUET के मार्क्स हैं, दोनों को वेटेज देनी चाहिए, देन फाइनल रिजल्ट बनना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू नेहा, थैंक यू। तो आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड मैं फिर आपसे अपना प्रश्न पूछूंगी। अब मेरा नाम मनीषा है और मैं BA प्रोग्राम की छात्रा हूँ और मैं द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। तो मेरा मनीषा आपसे ये सवाल है कि CUET कितना सार्थक रहा है और CUET का महत्व, क्योंकि आप जो है तीसरा बैच बन के आ रही हैं जो CUET का एग्जाम दे रही है, वो कहाँ तक रहा है? इन माई ओपिनियन CUET एक अच्छा स्टेप रहा है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम 12th के मार्क्स को वेटेज नहीं दे रहे हैं, ये एक बहुत मतलब गलत चीज़ है। क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे जागरूकता नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है। मुझे खुद भी CUET के बारे में बहुत लेट पता चला था और मेरे 12th में मार्क्स बहुत अच्छे थे। मेरी एक दोस्त है, उसके भी 12th में मार्क्स बहुत अच्छे थे, सिमिलर थे आप मान सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा CUET में थोड़े से मार्क्स ज़्यादा आ गए तो मुझे कॉलेज मिल गया, लेकिन क्योंकि उसके नहीं आ पाए तो उसे कॉलेज नहीं मिला और वो आज भी मतलब हमारे गांव का जो कॉलेज है वहीं पे पढ़ती है। तो मुझे लगता है कि हमें कॉलेज मतलब CUET के साथ साथ जो 12th के मार्क्स है उनको भी करना चाहिए। CUET के स्कोर देखते हैं, फिर 12th का मार्क्स देखते हैं, अगर उसमें ज़्यादा है तो हमें उसे भी प्रेफरेंस देना चाहिए ताकि बच्चों को एक अच्छी कॉलेज मिल सके। तो हमारी जो परिचर्चा का सिलसिला उसे आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारी दूसरी साथी जुड़ी हैं। तो एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए। Good afternoon, everyone. I am Deboshmita Biswas. I am in my first year at Miranda House. I am pursuing BA History Honors. And although this is my dream college और ये मेरा dream course ही था, लेकिन कुछ वक्त के लिए मुझे बहुत बुरा लगा था, especially that phase of May to June when I felt that I was not getting into any not campus college at all. And जैसे मैंने अपना 100% एफर्ट्स दिया था ऑल थ्रू आउट, ड्यूरिंग बोर्ड्स भी मैंने अपना एफर्ट्स 100% दिया था और मेरा स्कोर भी उतना बुरा नहीं था। इट वाज 931.19, बट स्टिल आई हैड दिस डाउट विद इन माई सेल्फ बिकॉज दिस ईयर एवरीथिंग वाज चेंज्ड। एग्जाम के 2 महीने पहले ही वी गॉट टू नो दैट ऑल द 50 क्वेश्चंस हैड बीन मेड कंपल्सरी. And even if there was a reduction in syllabus, this came as a shock because the batches previous to our batches had attempted only 40 of the 50 questions which were there. Okay, so after like the exam started, the word started spreading around that the level of questions in the English exam had been elevated all of a sudden. Like we did not know. Whatever model we had, whatever blueprint we had of the previous years, the English papers were relatively very easy, and even the standard of the papers of the like humanities papers, even those were comparatively easier than like what we had to face this year.
So after the level of like the standard of questions, the question which comes is कि जो initial batches थे, according to what I believe and according to what I have heard from across my like batchmates and everyone, initial batches वाले papers बहुत tough थे और जब like बहुत सारे shifts थे और end तक जाते जाते वो like the level of difficulty had been reduced considerably. So next comes the point of the answer keys. When the first set of provisional answer keys was released, it had several mistakes and we had to pay. Each one of us had to pay so that NTA, the National Testing Agency, could rectify their mistakes. Even after we had paid the amount and the final answer key was released, we found that there were still mistakes. NTA was not responding. I personally tried contacting their agents. I tried emailing the directors and I even like spoke to the one of the directors there. But of course, these efforts were to no avail. So even after that, normalization also felt unfair to a lot of us. Some of us lost more than 30 to 40 marks and thus they lost the like college and the course which they were aiming for. And even I know my batchmates who just wanted Miranda House. As one of the people just said कि course उनको matter नहीं करता, उनको बस इस college ही चाहिए था and now they are studying a course which they do not want because of this unfair methods which are being implemented by National Testing Agency every year. एक मिरांडा हाउस के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट जुड़ी है. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशिमा मोहन. मैं फर्स्ट ईयर मिरांडा हाउस में पढ़ रही हूँ और मेरा कोर्स BA मल्टी डिसिप्लिनरी है जिसमें मैं इकोनॉमिक्स मेजर और ज्योग्राफी माइनर कर रही हूँ. तो जो डिबेट अभी चल रहा है कि CUET 2026 में क्या होना चाहिए, 12th के मार्क्स पे एडमिशन देना चाहिए, CUET ही होना चाहिए, तो उस पर मुझे ऐसा लगता है कि CUET को कंडक्ट करवाना चाहिए ताकि अगर किसी बच्चे का 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी जाता है तो भी एक मौका बचा रहे कि वो अपने पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके.